Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121. Phrases और expressions. वैसे ये एक कॉम्बो वीडियो है जिसमें phrases और expression की भी बात करेंगे. फिर चैप्टर नंबर 60 जिसमें हम 8 स्टेटमेंट्स देखेंगे जिनमें कोई ना कोई ग्रामर या कुछ भी एरर है. फिर कंफ्यूजिंग होमोफोन्स में हम तीन कवर कर चुके हैं. आज चौथा वाला कंप्लीट करेंगे. फिर एक इडियम भी सीखेंगे. फिर एक वो कैब को भी अपने एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे थ्रू सम न्यू वर्ड्स. फिर ग्रामर क्विज एक है 5 सवालों का. और मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस एक वीडियो में. और वो भी इस वजह से कि आपको कई बार लगता होगा ना यार इडियम तो बहुत हो गए, फ्रेजेस एक्सप्रेशंस बहुत हो गए. सबको एक साथ मिलाकर कुछ ऐसा हो कि एक वीडियो देख लिया और एक दिन का चैप्टर, एक दिन का पूरा डोज कंप्लीट. शुरू करने से पहले बस पहली बार गुजारिश करूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद फिर गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा. करते हैं शुरुआत. मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं कुछ घंटे सोकर अपने आप को ठीक करूंगा. देखिए, जब कभी भी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी थकान या फिर किसी तरह का नशा वो उतारने के लिए आपको सोने की आवश्यक, किसी भी इंसान को, आपको तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन किसी भी इंसान को सोने की जरूरत है, तो ऐसे में आप स्लीप का इस्तेमाल करते हैं. वो तो ठीक है, लेकिन स्लीप इट ऑफ जो कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है वो है स्लीप इट ऑफ. ये ध्यान दीजिएगा, ओ डबल एफ वाला ऑफ है. तो नशा या फिर थकान उतारने के लिए कोई भी इंसान जब सोता है तो उसके लिए आप स्लीप इट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. अब पांचों स्टेटमेंट्स को फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं. मुझे बहुत थकान हो रही है. आई एम वेरी टायर्ड. आई एम वेरी टायर्ड. मैं कुछ घंटे सोकर अपने आप को ठीक कर लूंगा. आई विल स्लीप इट ऑफ. सिंपल. आई स्लीप इट ऑफ. अच्छा, कुछ घंटे सोकर. So I'll sleep it off in a few hours. I'm very tired. I'll sleep it off in a few hours. अब ये ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, हिंदी वाले में कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दोनों जो क्लॉजेस हैं यहाँ पर दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं. मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं कुछ घंटे सोकर अपने आप को ठीक कर लूंगा. इनमें बेशक आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा, लेकिन ग्रामर के लैंग्वेज में यहाँ कोई कंजंक्शन क्योंकि नहीं है और दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं, तो ऐसे में आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना चाहिए. यहीं अगर और मैं कुछ घंटे सोकर अपने आप को ठीक कर लूंगा कुछ यूं कहा जाता, तो फिर मैं यहाँ कॉमा डालकर एंड लिख देता. लेकिन वो तो है नहीं, तो कोई बात ही नहीं, और वो वैसे भी सेंस नहीं बनाता इस केस में. उसके सिर में दर्द था तो वो थोड़ी देर सो गया ताकि आराम मिल सके. उसके सिर में दर्द था, तो इसके लिए आप कहेंगे ही हैड अ हेडेक. ही हैड अ हेडेक. तो वह थोड़ी देर सो गया. सो ही डिसाइडेड टू, ताकि आराम मिल सके. अच्छा, डिसाइडेड छोड़ो. सो ही स्लेप्ट इट ऑफ. उसके सिर में दर्द था, ही हैड अ हेडेक, तो वह थोड़ी देर सो गया ताकि आराम मिल सके, मतलब सिर दर्द से छुटकारा मिल सके. सो ही स्लेप्ट इट ऑफ. अगर तुम परेशान हो तो कुछ देर सो लो, सब सब कुछ बेहतर लगेगा. अगर तुम परेशान हो, इफ यू आर, परेशान के लिए आप अपसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ यू आर अपसेट तो कुछ देर सो जाओ. जस्ट स्लीप इट ऑफ. जस्ट स्लीप इट ऑफ. सब कुछ बेहतर लगेगा. सब कुछ बेहतर लगेगा. एवरीथिंग विल फील बेटर. इफ यूर अपसेट जस्ट लीव इट ऑफ. एवरीथिंग विल फील बेटर. अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने फिर से सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये दोनों जो है ये तो आपस में कनेक्टेड हैं. और ये तीसरा क्लॉज एवरीथिंग विल फील बेटर, ये तीसरा क्लॉज जो है ये अपने आप में कंप्लीट थॉट रखता है. तो आप यहाँ पर या तो सेमी कोलन का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो हाइफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में. उसने ज्यादा दवाई ले ली थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे सोने दिया ताकि असर कम हो जाए. उसने ज्यादा दवाई ले ली थी. सो ही, ओके, सो ही हैड टेकन, उसने दवाई ले ली थी. टू मच, बहुत ज्यादा. और क्या ले ली थी? दवाई. सो मेडिसिन. ही हैड टेकन टू मच मेडिसिन, इसलिए डॉक्टर ने उसे सोने के लिए, सॉरी, उसे सोने दिया. सो द डॉक्टर let him sleep it off. सिंपल. अब ये आखिरी वाला जो है, फटाफट से इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस राइट. रात भर
रात भर पार्टी के बाद उसने अगली सुबह देर तक सोकर नशा उतारा। सो आफ्टर, अच्छा मैं ट्रांसलेट करूंगा, आपने करना है ये। सोचिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। स्लीप इट ऑफ का इस्तेमाल करके डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। स्पॉट द एरर का चैप्टर नंबर 60, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। मुझे लगा कि तुम अब तक चले गए होगे। आई थॉट यू मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। देखिए ये सेंटेंस आपको सही लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, मतलब बातचीत करने के तरीके में, तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन जैसे आप मस्ट हैव गॉन कहते हैं, तो ये डिडक्शन सजेस्ट करता है, मतलब कि एक आपका जो अजम्पशन नहीं, ये एक आप 100% श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, तभी आप मस्ट हैव जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ऐसा हुआ नहीं है। जो स्टेटमेंट है वही देखकर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे लगा कि तुम अब तक चले गए होगे, लेकिन नहीं गए हो, तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आई थॉट यू मस्ट हैव गॉन इनकरेक्ट है। आपको यहां पर कहना चाहिए आई अज्यूम्ड, आई अज्यूम्ड यू हैड लेफ्ट बाय नाउ। आई अज्यूम्ड यू हैड लेफ्ट बाय नाउ। फिर आता है उसने जानबूझकर मेरी बात काटी। ही डेलिबरेटली कट माई वर्ड्स। ये कौन बोलता है? देखिए किसी की बात काटने के लिए आप इंटरप्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कट कट मी ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एंगल से ये कट माई वर्ड्स, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता बाबा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पे। ही डेलिबरेटली कट मी ऑफ, या फिर ही डेलिबरेटली कट मी ऑफ के बदले आप चाहें तो इंटरप्टेड मी। ही डेलिबरेटली इंटरप्टेड मी, वो भी एक तरीका हो सकता है। कट माई ऑफ नहीं, कट मी ऑफ। या फिर ही डेलिबरेटली इंटरप्टेड मी। ओके, मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे नाराज क्यों था। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज एंग्री ऑन मी। अब देखिए, एंग्री ऑन नहीं होता किसी भी इंसान से जब आप अग्री नहीं होते हैं, किसी भी सॉरी एंग्री होते हैं किसी भी इंसान से जब आप गुस्सा होते हैं, तो उसके लिए आप एंग्री विथ का इस्तेमाल करते हैं। एंग्री अपने साथ उस केस में विथ का इस्तेमाल करता है। सो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज एंग्री विथ मी। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है यहाँ पर, आई कुडंट अंडरस्टैंड, टेक्निकली ये करेक्ट है, लेकिन आप अपने स्टेटमेंट को, आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और एडवांस्ड लहजे में ले जाना चाहते हैं, तो आप अंडरस्टैंड के बदले फिगर आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एंग्री ऑन मी वो लिटरल ट्रांसलेशन है। मुझ मुझ पर गुस्सा था, तो उसको हमने एंग्री ऑन मी कह दिया, लेकिन इंग्लिश में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आप कहते हैं एंग्री विथ मी। सो आई कुडंट फिगर आउट why he was angry with me, या फिर I couldn't understand why he was angry with me। अगर वो पहले बता देता तो मैं तैयार होता। If he had told me earlier, I would be prepared। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जितनी बार भी हमने ये वाला पार्ट कवर किया था, तो हर बार एरर इस वाले में होता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये वाला कंडीशनल हो जहां पर कि इफ के बाद आपने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, जो कि मिक्स्ड कंडीशनल है, तो फिर उस केस में आप हमेशा फुल थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल कीजिए। माफ कीजिएगा, ये बड़ा ही आपको कंफ्यूजिंग सा लगा होगा सुनने में। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है, इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर, ये हो गया आपका थर्ड कंडीशनल का एग्जाम्पल। मतलब फर्स्ट क्लॉज जो है यहाँ पर, इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर, ये थर्ड कंडीशनल का एग्जाम्पल है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, आई वुड बी प्रिपेयर्ड, ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है। तो ये तो नहीं चलेगा ना, आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा आई वुड हैव बिन प्रिपेयर्ड। अब करेक्ट है ये। सो इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर, आई वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। मैंने जानबूझकर बात को घुमाया। आई इंटेंशनली डाइवर्टेड द टॉपिक। डाइवर्टेड द टॉपिक टेक्निकली तो देखा जाए तो सही है। और मतलब मुझे अगर जबरदस्ती इसमें कुछ रेकमेंड करना हो, तो मैं शायद यूं कहूंगा कि आई स्टीयर्ड द कॉन्वर्सेशन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इन अ न्यू डायरेक्शन में भी।
लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय पर उन्होंने अच्छे से बात की। दे स्पोक नाइसली ऑन दिस। अच्छा, देखिए, नाइसली बात करने की जब नाइसली का आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आप बिहेवियर की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं माय फ्रेंड स्पोक नाइसली टू माय वाइफ, यहां ये कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी से अच्छे तरीके से बात की। जो सही लहजा होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लहजा होना चाहिए, एक सेंसिबल लहजा होना चाहिए, उस लहजे में बात की। तो यहां पर ये सही है, लेकिन किसी टॉपिक पर बात करने के लिए नाइसली इज डेफिनेटली नॉट द राइट काइंड ऑफ एन एडवर्ब दैट यू वुड लाइक टू यूज। तो यहां पर आप नाइसली के बदले आर्टिकुलेटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से उनको इसका नॉलेज था, और वो अपनी बात को बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से रख पाए। सो नाइसली के बदले आर्टिकुलेटली। दे स्पोक आर्टिकुलेटली ऑन दिस टॉपिक। मैंने उससे कड़ा सवाल पूछा। आई आस्क्ड हिम अ स्ट्रिक्ट क्वेश्चन। यार, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन क्या होता है? स्ट्रिक्ट इंसान हो सकता है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो सकती हैं, क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। सो आई आस्क्ड हिम अ टफ क्वेश्चन। आई आस्क्ड हिम अ टफ क्वेश्चन। उसे अपनी गलती का अंदाजा नहीं है। ही हैज नो एस्टिमेशन ऑफ हिज। अरे बाबा, कौन ऐसे बात करता है? ही हैज नो एस्टिमेशन। देखिए, जब पैसों की बात आती है तो वहां पे एस्टिमेशन जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आप। जब गलती का अंदाजा लगाने की बात होती है तो वहां पर एस्टिमेशन तो कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये कह सकते हैं ही हैज नो आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ मिस्टेक he has done. I'm sorry, he has made. You don't do a mistake, you make a mistake. सो उसे अपनी गलती का अंदाजा नहीं है। ही हैज नो आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ मिस्टेक ही हैज मेड। चलिए, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं ही हैज नो आइडिया हाउ रॉन्ग ही वॉज। ही हैज नो आइडिया हाउ रॉन्ग ही वॉज। वो थोड़ा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, लेकिन वो भी करेक्ट है। अभी तक अभी अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? कर लो फटाफट से। अब कंफ्यूजिंग होमोफोन्स, मेटल और मेटल हमने कवर कर लिया है पहले ही। मॉरल और मोराल ये भी हमने कवर कर लिया है, और पीक इसको भी कवर कर लिया है। अब हम फटाफट से प्लेन, जो साधारण या सादा वाला प्लेन होता है, PLAIN वाला, और दूसरा जिसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट या फिर फ्लैट सरफेस, जैसा कि समतल सतह। लोग कहते हैं ना, were you on the mountain, I mean, is this particular city on mountains or on the plains? तो आप कहते हैं on the plains, तो कहने का मतलब समतल सतह पर है, तो वो वाला प्लेन। और विमान के लिए तो प्लेन वर्ड का आप इस्तेमाल करते ही हैं। वह सादे कपड़े पहनना पसंद करती है। शी प्रिफर्स। ये ध्यान दीजिएगा, इसको प्रेफर मत पढ़िएगा, इसको प्रेफर मत पढ़िएगा, ये प्रिफर होता है। लिखते हम PREFER है, लेकिन पढ़ते इसे प्रिफर है। सो शी प्रिफर्स वेयरिंग प्लेन। अरे बाबा, ये कहाँ टाइप होने लग गया? प्लेन क्लोथ्स। शी प्रिफर्स वेयरिंग प्लेन क्लोथ्स। हम सुबह की फ्लाइट से मुंबई जाएंगे। वी आर टेकिंग मॉर्निंग प्लेन। वैसे तो हम फ्लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, लेकिन सॉरी, यहां पर आपको PLANE वाला प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लाइट बिल्कुल करेक्ट है। वी आर टेकिंग अ मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आप उसका भी इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। उसके विचार बहुत साधारण और स्पष्ट थे। हिज थॉट्स वर वेरी प्लेन एंड क्लियर। उन्होंने पहली बार हवाई जहाज में यात्रा की। दे ट्रेवल्ड इन अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। दे ट्रेवल्ड इन अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं सादा भोजन ही पसंद करता हूँ, ज्यादा मसालेदार नहीं। आई प्रिफर डैश फूड, नॉट टू स्पाइसी। तो इसके लिए ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो क्या डालेंगे? PLANE वाला या फिर PLAIN वाला? सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। हम्म। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। और हम चलते हैं अब इडियम्स की तरफ। देखिए, जब कभी भी आप अ, इस वाले इडियम का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि सारा काम आपने किया, या फिर जिस चीज के लिए आपको तारीफ मिलनी चाहिए थी, उस चीज के लिए तारीफ कोई और पा रहा है, कोई और वाहवाही लूट रहा है।
तो अब आपने क्या करना है, उस चीज को कर, मतलब ऑब्वियसली उस चीज पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कैसे आप भी बिल्कुल सही तरीके से इस वाले इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इडियम है, अब पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इडियम है टू स्टील द थंडर। टू स्टील द थंडर, ये सुन के लग रहा होगा ना कि आपको किसी एक सोडा ब्रांड है, एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, उसकी बात हो रही है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। टू स्टील समवन्स थंडर, हाँ अब ये सही हो गया। टू स्टील समवन्स थंडर, इसका मतलब होता है किसी और से कोई और आपके काम का सारा श्रेय ले ले, या फिर जो जो आपके आपके लिए सबसे खास दिन है, उस दिन कोई और आके ये कहने की कोशिश करे कि नहीं यार, मतलब ये सारा फोकस मेरे पे होना चाहिए, उस इंसान पर नहीं। मैं अब फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लेकिन मेरे सहकर्मी ने मंच पर जाकर सारा श्रेय खुद ले लिया। मैंने तैयार की, आई प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, पास्ट की बात है, सो आई प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन। लेकिन बट फैन बॉयज रूल यहां पर एप्लीकेबल हो गया, कंप्लीट थॉट था पहला वाला। सो कॉमा लगाया मैंने उसके पहले, बट मेरे सहकर्मी, माय कोवर्कर, या फिर आप चाहें तो कॉलीग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट माय कोवर्कर या फिर माय कॉलीग ने मंच पर जाकर सारा श्रेय खुद ले लिया। स्टोल माय थंडर, स्टोल माय थंडर ऑन स्टेज। आई प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन बट माय कोवर्कर स्टोल माय थंडर ऑन स्टेज। अब तो बाकी सारे फटाफट से हो जाएंगे। जब मैं अपनी सगाई की घोषणा करने जा रहा था, तभी उसने अपनी शादी की तारीख बता दी। Just as I was about to announce my wedding date, अरे नहीं, सगाई की घोषणा करने जा रहा था। अनाउंस माई एंगेजमेंट, वेडिंग डेट तो वो दूसरे भाई साहब ने करा। सो एंगेजमेंट, जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू अनाउंस माई एंगेजमेंट, क्या हुआ, तभी उसने अपनी शादी की तारीख बता दी। ही स्टोल माई थंडर। ऑब्वियसली आप तो चाहेंगे ना लोग पैम्पर करें आपको, लोग आपको राय दें, कुछ मशवरा दें आपसे, कुछ कुछ कोई मजाक करे। तो वो जो आप पे फोकस होना चाहिए था, वो फोकस आप पे ना रहने देकर वो उस इंसान ने अपनी शादी की तारीख भी बता दी। सो ही स्टोल माई थंडर बाय शेयरिंग हिज वेडिंग डेट। ठीक है। Just as I was about to announce my engagement, he stole my thunder by announcing his wedding date. फिर आता है, उसने मेरी योजना की नकल करके सबके सामने खुद को ज्यादा होशियार दिखा दिया। उसने, चलिए इस बार शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी मेरी योजना की नकल करके, सो शी कॉपीड माई आइडिया, और सबके सामने खुद को ज्यादा होशियार दिखा दिया, एंड स्टोल माई थंडर in front of everyone. अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ यहाँ पर, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। शी कॉपीड माई आइडिया एंड स्टोल माई थंडर, अगर आप इतना भी कह देते हैं तो भी ये इस पूरी कहानी का, इस पूरे सेंटेंस का मैसेज कन्वे हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ इतना कहना चाहते हैं या फिर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन को भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर पूरे ही थॉट को, पूरे स्टेटमेंट को रहने देता हूँ। मैंने उस मुझे उस दिन सम्मान मिलना था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसी को पुरस्कार मिला हो। मुझे उस दिन सम्मान मिलना था। आई वॉज, देखिए मुझे मिलना था, तो मतलब ये एक एक एक्सपेक्टेड चीज थी, ये होने ही वाला था। आई वॉज सपोज टू, सम्मान मिलना था, बी ऑनर्ड उस दिन, दैट डे, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया, बट शी एक्टेड but she acted as if she won the award and stole my thunder. I was supposed to be honored that day, but she acted as if she won the award and, अरे ये स्टाइल क्यों हो गया,
और वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। स्टोल माई थंडर, आई वाज सपोज टू बी ऑन दैट डे बट शी एक्टेड एज इफ शी वन द अवार्ड एंड स्टोल माई थंडर। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, सपोज्ड होता है यहाँ पर, आई वाज सपोज नहीं कहते हैं हम। हम सपोज्ड जब बोलना चाहते हैं और सपोज्ड के बाद टू आता है तो सपोज्ड टू, ये बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाता है। इसी वजह से सुनने में आपको लगेगा कि कोई भी इंसान कह रहा है आई एम सपोज टू, लेकिन कहा जा रहा है आई एम सपोज्ड टू। ऑब्वियसली इतना ज्यादा हार्श ड साउंड नहीं है यहाँ पर, सो आई एम सपोज टू। चलिए, मेरे भाषण से पहले उसने वही बातें बोलकर सबका ध्यान खींच लिया। इसको ट्रांसलेट कीजिए, स्टील समवंस थंडर का इस्तेमाल करके डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करना ही है। कंटिन्यू करते हैं। एक्सपैंड योर वोकैब थ्रू ट्रांसलेशन। वह नदी के पास एक छोटे से घर में रहता है। अच्छा, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, जब आप कहते हैं छोटे से मतलब कहीं पे भी रहना, और क्योंकि अगर आप पांच के पांच स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो पांचों में कभी ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है, कहीं चर्चा करने की, विचार करने की बात हो रही है, और कहीं रहने की बात हो रही है। तो इसके लिए एक ही वर्ड है जो इन सबको कवर कर सकता है, और वो वर्ड है ड्वेल। DWELL, ड्वेल। सो ड्वेल, और जब कभी भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं विचार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ड्वेल ऑन का इस्तेमाल होता है। रहने के केस में आप नहीं कहते हैं ड्वेल ऑन, लेकिन विचार करने के केस में कहते हैं। वह नदी के पास एक छोटे से घर में रहता है। वह रहता है, ही ड्वेल्स, ही, अरे कहाँ गया कर्सर, ही ड्वेल्स एक छोटे से, ओके, ही ड्वेल्स कहाँ रहता है? इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, इन अ स्मॉल हाउस, नदी के पास, नियर द रिवर। ही ड्वेल्स इन अ स्मॉल हाउस नियर द रिवर। ही ड्वेल्स इन अ स्मॉल हाउस नियर द रिवर। पिछले गलतियों पर ध्यान ना दें, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सो डोंट dwell on past mistakes, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन योर फ्यूचर। डोंट ड्वेल ऑन पास्ट मिस्टेक्स, फोकस ऑन योर फ्यूचर। उसने विदेश जाने की संभावना पर विचार किया। उसने ही ड्वेल, अब देखिए पास्ट की बात हो रही है तो हम ड्वेल के बदले ड्वेल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ड्वेल्ड ऑन, संभावना पर, द पॉसिबिलिटी। सो ही ड्वेल्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ विदेश जाने की, मूविंग अब्रॉड। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई परमानेंटली मूव करने की बात कर रहा है, उस संभावना पर विचार कर रहा है, तो आप मूव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक ट्रिप पर जाना चाहता है, मान लीजिए किसी कंट्री को देखने के लिए, या फिर ऐसे ही वेकेशन के लिए, तो उसके लिए आप ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड का फिर इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि यहां पर विदेश जाना परमानेंट रेसिडेंसी के लिए या फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक ट्रिप के तौर पे है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो दोनों ही कंसिडर करेक्ट किए जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपन्यास प्यार और विश्वासघात के विषयों पर चर्चा करता है। उपन्यास, दिस नॉवल, चर्चा करता है, ड्वेल्स ऑन, प्यार और विश्वासघात के विषयों पर। अच्छा, ऑन द, ओके, ऑन द थीम्स ऑफ प्यार, लव और विश्वासघात, betrayal. This novel dwells on the themes of love and betrayal. This novel dwells on the themes of love and betrayal. फिर आता है, वो एक शांतिपूर्ण पड़ोस में रहते हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो आपने करना ही है। अब इंप्रूव योर ग्रामर बाय टेकिंग दिस क्विज। 5 सवाल है, फटाफट से इन 5 सवाल को करते हैं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ चले। ये वाला सेंटेंस आप किसी को भी दे देंगे ना, तो एक बार के लिए तो जरूर वो इंसान सोचने वाला है कि आई विश ही कम्स विथ मी, कुछ यूं कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जंक्टिव मोड की यही खूबसूरती है, और कहीं ना कहीं एक मैं क्या ही बोलूं, स्टुपिडिटी भी हो सकती है, कि ये कभी भी एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। और
इस वाले सेंटेंस में आई विश ही केम विथ मी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप कहते हैं आई विश, तो उसके साथ आप हमेशा पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। सो आई विश ही केम, इस तरह के सेंटेंस में मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ चले, आई विश ही केम विथ मी। आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे पैटर्न्स ये हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए, या फिर दूसरे एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं, आई विश आई न्यू, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे पता होता, या फिर मैं चाहता हूं कि मुझे जानकारी होती। तो उस केस में भी आप यही कहेंगे, आई विश आई हैड मोर टाइम, आई हैड मोर टाइम, नॉट आई हैव मोर टाइम। तो अब हमेशा जब कभी भी आई विश के साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जो रियल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने इमेजिनेशन में ये सोचते हैं कि ऐसा होता तो बेहतर होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो उस केस के लिए आप हमेशा आई विश के बाद पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। वो खुद को बहुत चालाक समझता है, ही थिंक्स हिमसेल्फ डैश स्मार्ट, ही थिंक्स हिमसेल्फ वेरी मच। ओके, वेरी के खाली वेरी होता तो फिर तो एक सेकंड के लिए मान भी सकते थे, लेकिन वेरी मच स्मार्ट, तो स्मार्टनेस को आप थोड़ा ना मेजर कर सकते हैं, तो आप वेरी मच स्मार्ट कहेंगे। फिर आता है ही थिंक्स हिमसेल्फ टू स्मार्ट। ओके, आगे भी देखते हैं। रादर स्मार्ट, ये तो सेंस बनाता नहीं है। रादर का आप तब इस्तेमाल करते हैं जब अ, आपको कंपेयर करना हो किसी एक कॉन्ट्रास्ट आइडिया के साथ। आप कहना है ये चाहते हैं कि वो डम है और दूसरा कहता है नहीं, आई थिंक ही इज रादर स्मार्ट, तो वहां पर रादर का इस्तेमाल होगा। अब सारे के सारे लोग इस टू और क्वाइट में ही कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू स्मार्ट अगर आप कहते हैं तो आपका सेंटेंस आपको लग सकता है कि सही है, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? वो इसलिए क्योंकि टू स्मार्ट जैसे ही आप कहते हैं तो एक एक थॉट ये आता है, टू स्मार्ट टू डू व्हाट। तो एक इनकम्प्लीशन वाला एक थॉट आ रहा है कि सेंटेंस तो चलो ठीक है, टू का इस्तेमाल भी सही है, लेकिन आगे क्या? लेकिन वहीं अगर आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि रीजनेबली स्मार्ट है, इतना है कि जिससे उसका काम चल जाता है। तो टू स्मार्ट, अमेरिकन इंग्लिश को अगर आप फॉलो करते हैं बाय द वे, तो वहां पर ये सही रहेगा, और वहीं ब्रिटिश इंग्लिश को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्वाइट सही रहेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस अगर देखे जाएं टेक्निकली तो करेक्ट हैं। मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि स्पोकन में तो दोनों ही जब चल जाएंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन फिर ये है कि कम से कम जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक बेहतर चॉइस दे दें। और आप सबको आई एम श्योर पता होगा कि अभी भी हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं जब एग्जाम्स की बात आती है, तो वैसे में क्वाइट का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा आप लोगों के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स वेरी लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ, इट्स मच लेट, मच मोर तो होगा नहीं, इट्स वेरी लेट या इट्स टू लेट नाउ, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होने वाला है। देखिए, जब आप टू लेट कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक्सेप्टेबल टाइम है, मान लीजिए आपको बोला गया आप 10 बजे तक आ जाइए, और मान लीजिए 12 बज गए हैं या 1 बज गए हैं, तो उस केस में आप टू लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज्यादा रीजनेबल समझ में आता है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि जो भी एक्सेप्टेबल टाइम था उससे बहुत आगे हम निकल चुके हैं। लेकिन जब आप वेरी लेट कहते हैं तो आप उसको एक्सट्रीम सिचुएशन से नहीं जोड़ते हैं। आप वेरी लेट का मतलब ज्यादातर इस सेंस में होता है कि इट्स वेरी लेट, पीपल मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, और पीपल मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर मी। तो कहने का मतलब ये है कि शाम ज्यादा हो चुकी है। यहां पर किसी एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, उससे देर होने की बात नहीं हो रही है। वेरी लेट वो वाला सेंस देता है। तो ऐसे में आपको डिपेंड करेगा ये कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। ऑल्सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मान लीजिए कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 तारीख थी और किसी को आज याद आता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं इट्स टू लेट नाउ। मतलब जो टाइम दिया गया था आप उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। और क्योंकि यहां पर यही वाला सेंस ज्यादा लग रहा है, तो मैं यहां पर फिर से यहां पर टू का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ इस सेंस में जाना चाहते हैं कि देर ज्यादा हो चुकी है, अंधेरा ज्यादा हो चुका है और मुझे निकलना चाहिए, तो उस केस में वेरी लेट भी चलेगा। मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, आई नो हिम बीइंग ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। ओके, हिम के बाद इज ऑनेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, एज ऑनेस्ट। तो देखिए, एज ऑनेस्ट तब आप इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज से उसका कंपैरिजन हो रहा होता है।
जब कभी भी आप नो, कंसिडर या थिंक का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का, तो उसके बाद हमेशा टू बी का इस्तेमाल करना है, और खासतौर पे तब जब आपको आगे एक एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन करना है. सो आई नो हिम टू बी ऑनेस्ट. नो, कंसिडर, जैसा मैंने कहा, थिंक, ये इस तरह के जब भी वर्ड्स आएंगे, तो उसके साथ पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ जो भी इंसान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फिर उसके आगे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे आप. तो ये भी हो गया कंप्लीट. उसने मुझसे मदद मांगी, ही आस्क्ड मी. ये वाला तो बेहद आसान है, ये आई एम श्योर आप लोग कर लेंगे, तो फटाफट से इसका आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में. और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा. मुझे पता है आप सबको ये आइडिया तो होगा ही कि हर बार जब वो लाइक वाला बटन आप हिट करते हैं ना, तो एकदम से समझ में आता है कि हाँ, आपकी मेहनत जो है वो काम कर रही है, लोगों को समझ आ रहा है, लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं. सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा. अब डेली यूज सेंटेंसेस 8 है, फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट. मैं उसे बचपन से जानता हूँ. मैं जानता हूँ, आई नो. उसे, हिम. लड़की की बात होगी तो हर. बचपन से, सिंस चाइल्डहुड. आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड. लड़की की बात होगी तो आई नो हर सिंस चाइल्डहुड. उसने अपने काम से सबका दिल जीत लिया. उसने, ही, जीत लिया. वन. ध्यान दीजिएगा, वोन मत पढ़िएगा इसे, ये वन है. जैसे आप एक को इंग्लिश में पढ़ता है ना, वन, ओ एन ई, ठीक वैसा ही. सो ही वन, सबका दिल. एवरी वंस हार्ट. ये भी ध्यान दीजिएगा, हार्ट पढ़िएगा इसे, हर्ट नहीं. तो उसने सबका दिल जीत लिया. इसके लिए आप सीधा सीधा कहेंगे, ही वन एवरी वंस हार्ट. किस चीज से? अपने काम से. विथ हिज वर्क. लड़की होगी तो ऑब्वियसली विथ हर वर्क, और यहां पर भी शी हो जाएगा फिर उस केस में. तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो. अब यू से तो बिल्कुल शुरुआत करनी ही है, लेकिन गलत मतलब निकालने के लिए यू आर मिस इंटरप्रेटिंग. यू आर मिस इंटरप्रेटिंग मेरे शब्द, माई वर्ड्स. यू आर मिस इंटरप्रेटिंग माई वर्ड्स. यू आर मिस इंटरप्रेटिंग माई वर्ड्स. अगर आप थोड़ा कैजुअली इस चीज को कहना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग. दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. ये सारे तरीके भी हो सकते हैं. उसने मेरी मदद का गलत फायदा उठाया. ही, उसने, गलत फायदा. ही टुक अनड्यू एडवांटेज. अनड्यू एडवांटेज ऑफ. अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है, अनड्यू एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का ऐसा फायदा उठाना जो आपको नहीं करना चाहिए. सो ही टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ मेरी मदद, माई हेल्प. सो ही टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई हेल्प. मुझे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं है. आई डोंट, मुझे नहीं है, जरूरत, नीड टू. सफाई देने के लिए आप जस्टिफाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई. हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है. सो आई नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ. हर बार, एवरी टाइम. ये ध्यान दीजिएगा, मैंने एवरी टाइम को एक साथ नहीं लिखा, एवरी अलग, टाइम अलग. एवरी टाइम जब आप कहते हैं एक साथ, तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज जो डेली होती हो या हर समय होती हो. तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो. ये वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू ऑलवेज डिपेंड. डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, और यहां पर आप क्या ऑन का इस्तेमाल करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे. वेल, मैं यहां पर ऑन का इस्तेमाल करने वाला हूं. अपॉन का इस्तेमाल इस केस में नहीं होगा. लेकिन क्यों नहीं होगा? डिपेंड अपॉन का क्या एग्जाम्पल होगा वो जरा कमेंट बॉक्स में आप डालिए फटाफट से. और तब तक इस सेंटेंस को करते हैं कंप्लीट. यू ऑलवेज डिपेंड ऑन, दूसरों पर. someone else. You always depend on someone else. या फिर आप others भी कह सकते हैं इस केस में. So you always depend on someone else या फिर others. वह बुरा मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा था. Okay. So he was backbiting. Backbiting का मतलब होता है किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई करना. So he was backbiting about me. He was backbiting about me. तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो. ये तो हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी कोई इंसान आपसे इस तरीके से पेश आए कि आपको लगेगा कि यार, मतलब अब तो मेरे धैर्य की सीमा हो चुकी है, अब मुझे इसको टका सा जवाब दे देना चाहिए, लेकिन आप नहीं देते हैं. तो
उस केस में आप कहते हैं यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। आई एम श्योर कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर हाँ तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने, कर दीजिए फटाफट से। और जाने से पहले अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे देना देखना चाहते हैं कोई वीडियो, तो फिर वो भी डालिए कमेंट बॉक्स में। फिर आता है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 182। अब स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले तो मैं वो यहां पर प्लेस कर देता हूं, जिससे आपको ये बिल्कुल जहन में रहे कि हम कवर करने क्या वाले हैं। जब कभी भी आपको ये कहना हो कि कोई भी चीज यार, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन फलानी चीज से तो कोसों दूर है ये बात, इस चीज के आसपास भी नहीं है, तो उसमें आप सब्जेक्ट के साथ इज या फिर वॉज का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं फार फ्रॉम, और फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये काम तो आसान होने के आसपास भी नहीं है। दिस वर्क, यह काम, इज, है कि सॉरी था की बात हो रही है, सॉरी। सो दिस वर्क वॉज फार फ्रॉम, वो तो फिक्स है, उसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आसान, so far from being easy. This work was far from being easy. This work was far from being easy. नहीं समझे? देखिए, यहां पर एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई, मैं फटाफट से वो भी बता देता हूं। जब कभी भी आप स्ट्रक्चर को देखें तो हमेशा कोशिश करिए कि उसको बिल्कुल टू द टी फॉलो करेंगे। आपको हमेशा एक एक सेंस आएगा, एक एक थॉट प्रोसेस आएगा कि नहीं, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बीइंग की जरूरत ही नहीं है। दिस वर्क वाज फार फ्रॉम इजी, बस, और आपका मैसेज कन्वे हो गया। वो लड़का सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं है। दैट बॉय, वह लड़का, इज फार, फार फ्रॉम, है की बात हो रही है, सो इज, और फिर फार फ्रॉम, सीधा साधा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इनोसेंट या फिर सिंपल। सो दिस, दैट बॉय इज फार फ्रॉम सिंपल, या फिर जैसा मैंने कहा, आप चाहें तो सिंपल के बदले इनोसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है यह फिल्म मनोरंजक होने से बहुत दूर थी। दिस मूवी वॉज फार फ्रॉम, मनोरंजक के लिए आप एंटरटेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मूवी वॉज फार फ्रॉम एंटरटेनिंग। दिस मूवी वॉज फार फ्रॉम एंटरटेनिंग। जो उन्होंने कहा वो सच से कोसों दूर था। वॉट, उन्होंने, अब देखिए उन्होंने के लिए आप एक इंसान के लिए उन्होंने कह रहे हैं या एक से ज्यादा इंसान के लिए, उस पर डिपेंड करेगा ये। सो अगर एक इंसान की बात है तो व्हाट ही सेड। अगर होता है ना कई बार आप रिस्पेक्टफुली एक इंसान के बारे में भी कहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे व्हाट दे सेड। अच्छी बात यह है कि पास्ट का सेंटेंस है, तो ही आए, सी, सॉरी, शी आए या फिर दे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट दे सेड या फिर व्हाट ही सेड, एक ही चीज है। फिर आता है वो सच से कोसों दूर है। तो हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही ये फ्रेज बन गया। व्हाट ही सेड या फिर व्हाट दे सेड was far from, सच से, truth. What they said or what he said was far from truth. मैं तैयार होने से भी बहुत दूर हूं। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए सेम स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए। मैं एक सेकेंड स्ट्रक्चर आपके रेफरेंस के लिए यहां पर भी डाल देता हूं, जिससे आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिखे और हिंदी सेंटेंस भी, और उसके बाद आप फटाफट से कर पाएंगे ट्रांसलेट। मैं तैयार होने से भी बहुत दूर हूं, तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, फिर इज या फिर वॉज का, और क्योंकि यहाँ आई का इस्तेमाल होगा तो फिर आप एम का भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। फिर फार फ्रॉम और फिर एडजेक्टिव। ट्रांसलेट कीजिए से, डालिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी आपने करना है, पता ही आपको, आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को कितना इनकरेज करता है ये। फिर आता है ये वाली पूरी कहानी का ट्रांसलेशन, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी।